अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन से पूछिए। इसी प्रोग्राम के साथ डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फ़ोरम से विलिंग वेज के फ़ेसबुक पेज पर डॉक्टर एजाज़ कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं और हमारे इदारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ हसन। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम ये कोशिश करेंगे कि आज आपसे कम बुलवाएं। हालांकि अब हमने क्योंकि सवाल पूछने हैं और आपने तफसील से जवाब देने होते हैं तो बोलना तो पड़ेगा, मगर फ़िज़िशियंस, डॉक्टर्स के पेशे के जहाँ पे बहुत मोतबर है, बहुत खिदमत करते हैं आप, वहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है कि मरीज़ जो भी आता है कोई ना कोई बीमारी तो लेके ही आता है क्लिनिक में, वरना तो वो नहीं आता। तो वो कई दफ़ा सांस की ये जो बीमारियां हैं और खांसी और नज़ला और ज़ुकाम और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, वो जब खांसता है तो डॉक्टर क्या उसको कहे कि मैं मुंह पे मास्क लगा के बैठूंगा या मुंह उधर करके, तो आपका भी लगता है कि कुछ गला मुतासिर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आज मौजू जो है हमारा बहुत अहम है और उसको डिस्कस करने से पहले जहाँ तक आप निभा सकें, आप बावजूद अपनी सारा क्लिनिक भी करना और उसमें भी गुफ्तगू करनी पेशेंट्स के साथ, उनको ना सिर्फ नुस्खा लिख के देना बल्कि उनकी काउंसलिंग करना, गाइड करना, तो ये काफ़ी बोलने का काम हो जाता है। एक चीज़ डॉक्टर साहब बड़ी ज़बरदस्त जो आपने अनाउंस किया था कि गिफ्ट देंगे आप उन लोगों को जो अपनी रिकवरी की, अपनी ज़िंदगी में डायबिटीज़ से टर्न अराउंड की स्टोरी हमसे शेयर करेंगे। तो हमें आज एक स्टोरी मौसूल हुई है और प्रोग्राम के अख्ताम पे हम वो स्टोरी भी सुनाएंगे आपको नाज़रीन, और उनको डॉक्टर इम्तियाज़ हसन हैज़ बिन वेरी काइंड एंड ग्रेशियस। इन्होंने कहा है कि वो कोई गिफ्ट जैसा प्रॉमिस किया था वो गिफ्ट भी इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो ये सिलसिला जारी रखिए, आपकी स्टोरीज़ आती रहनी चाहिए। ये रिटन फॉर्म में स्टोरी आई है, दैट इज़ वेरी गुड एज़ वेल, मगर आप व्हाट्सएप पे हमें छोटा सा वीडियो चंक अगर अपनी स्टोरी का भी भेजना चाहें विद थोड़ा सा बोल के और थोड़ा सा लिख के, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर नहीं भेज सकते अपना रिटन, अपना वीडियो, तो रिटन भी गुड इनफ है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, आज का मौजू जो है वो हम HbA1c के मुतालिक है। इस्तिलाह आम में अमूमी तौर पे हम इसको A1c भी कहते हैं। ये A1c क्या है? देखिए, इसका नाम जो पूरा नाम इस टेस्ट का है हीमोग्लोबिन A1c कहते हैं। इसको पहले इसकी वजह समझ लें कि ये टेस्ट है जो आपको पिछले 3 से 4 महीने की शुगर का कंट्रोल बताता है। तो उसके पीछे एक वजूहात हैं, इसके पीछे लोगों का एक जहन जो उन्होंने जिस पे काम किया, तो पता चला कि ये टेस्ट कैसे किया जा सकता है। नॉर्मली होता ये है कि जब हम हमारा खाना खाते हैं हमारा ग्लूकोज़ बढ़ता है, तो ये जो ग्लूकोज़ है ये खून में शामिल होता है। तो खून में आपको पता है कि हमारे सुर्ख ज़र्रात भी होते हैं और सफ़ेद ज़र्रात भी होते हैं, वाइट ब्लड सेल भी होते हैं और रेड ब्लड सेल भी होते हैं। रेड ब्लड सेल पे ऊपर हीमोग्लोबिन लगी होती है जिसका काम ऑक्सीजन पहुँचाना होता है, मुख्तलिफ़ खुलियात के अंदर उसको तक ऑक्सीजन पहुँचाना। तो इस हीमोग्लोबिन के का एक और भी काम है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड इसके साथ ख़ुद जुड़ जाते हैं। उसमें से एक कंपाउंड ग्लूकोज़ है। मिसाल के तौर पे ग्लूकोज़ अगर इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, इसको हम हीमोग्लोबिन A1c कहते हैं। उस पूरे जो कंपाउंड बनता है ग्लूकोज़ के जुड़ने का हीमोग्लोबिन के। डॉक्टर साहब, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन भी इसी को कहते हैं? अगर हमारा शुगर लेवल नॉर्मल होगा तो कम ग्लूकोज़ सेल्स को चिमटेगा और हमें वो हीमोग्लोबिन पे कम ग्लूकोज़ लगेगी। लेकिन अगर हमारा ग्लूकोज़ ज़्यादा होगा खून के अंदर तो हमें जो ग्लूकोज़ ज़्यादा लगेगा और हीमोग्लोबिन A1c की शरह ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आपने बता दिया कि हीमोग्लोबिन A1c क्या है। अब ये बताइएगा कि A1c के फ़ायदे क्या हैं? A1c को मैं कहता हूँ, इसको अपनी ज़ुबान में ये ऑडिट है। अच्छा, ऑडिट है पेशेंट का भी और डॉक्टर का भी। पेशेंट का ऑडिट ये है
कि पेशेंट जान लेता है कि उसने जो पिछले 4-5 महीने गुजारे हैं तो कैसे गुजारे, शुगर कंट्रोल में रखी है या नहीं रखी है जी। इससे कंट्रोल का पता चल जाता है। और डॉक्टर का है, डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि उसने जो दवा दी थी वो कितनी मौसर थी और उसके आपके इंस्ट्रक्शन पे पेशेंट ने कितना उस पर अमल किया, ये उसको अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, अब ये होता ये है कि बहुत सारे पेशेंट कई दफ़ा चीट करते हैं। वो जिस दिन आपके पास क्लिनिक में आना होता है तो वो फाका कर लेते हैं और अपना रैंडम ग्लूकोज जो है वो कम ले आते हैं और आपको पेशेंट डॉक्टर समझता है उनका शुगर लेवल ज़्यादा है और वो उनको शाबाश मिलेगी। लेकिन जब A1C टेस्ट है ये पूरे उसका ढोल का पोल खोल देता है, आपको पता चल जाता है कि आपने पिछले 3 से 4 महीने कैसे कंट्रोल में गुजारे। ज़बरदस्त हो गया सर। A1C टेस्ट तशख़ीस में कैसे मदद करता है? A1C टेस्ट जो होता है, पहले तो इसको ये कहते थे ये कंट्रोल देखने के लिए हो सकता है कि हमारा शुगर का कंट्रोल कैसा जा रहा है जी। इसको देखने के लिए, यानी एक टेस्ट एक बेंचमार्क था जी। लेकिन अब उन्होंने 2000 मेरे ख्याल से 10 की बात है, पहले हम सोचते थे कि इसको डायग्नोसिस के लिए क्यों नहीं होता। डॉक्टर सदाकत जो इस इदारे के सरबराह हैं, एक दो दफ़ा मेरी उनसे बात हुई, उनका ख्याल था कि ये एज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट भी यूज़ हो सकता है, लेकिन उस वक्त तक कोई सॉलिड हमें पास कोई एविडेंस नहीं था। ये एक हमारे ज़हन की इख्तरा थी जहाँ हम समझते थे कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट या तशख़ीसी टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो 2010 में जब मैं अमेरिका में ADA की मीटिंग में गया, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की मीटिंग में, तो वहाँ उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इसको अप्रूव किया, एंडोर्स किया कि ये डायग्नोसिस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उन्होंने कुछ इसकी कट ऑफ वैल्यूज़ डिफ़ाइन की, एक लिमिट्स डिफ़ाइन की कि इससे ऊपर शुगर है, इससे नीचे बॉर्डर लाइन है, इससे नीचे नॉर्मल है, तो उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। और अब डायग्नोसिस के लिए ये काफ़ी इस्तेमाल होता है और एक मौसर टूल एक फिजिशियन के हाथ में आ गया है कि मौसर टूल के ज़रिए अपने डायबिटीज़ को डायग्नोस कर सकता है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर किसी को डायबिटीज़ ना हो तो उसकी A1C क्या होनी चाहिए? अगर किसी को ज़ियाबीतसीयत यानी प्री डायबिटीज़ हो उसकी A1C क्या होनी चाहिए? अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है टाइप 1 या टाइप 2 तो उसकी A1C डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है कि इसमें हम बात भी कई दफ़ा कर चुके हैं। नॉर्मल आदमी का जो A1C है वो 5.7% से कम होना चाहिए और जिस बंदे को प्री डायबिटिक है उसका 5.8 से लेके 6.4 की रेंज के अंदर है, तो हम इसको कहते हैं ये प्री डायबिटिक है या बॉर्डर लाइन डायबिटिक है, यानी इस बंदे को डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। और जो ओवर डायबिटिक है जिसको हम कहते हैं कि पक्का केस डायबिटीज़ का तब होता है जब ये आपका हीमोग्लोबिन A1C 6.5 या 6.5 को क्रॉस कर ले, तो उसको हम ओवर डायबिटिक और कन्फर्म्ड केस ऑफ डायबिटीज़ कहते हैं। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, हमल में भी सुना है कि डायबिटीज़ हो जाती है, हमल में भी ज़ियाबीतस सामने आती है, क्या A1C हमल की ज़ियाबीतस में भी कोई रहनुमाई करता है? हमल में डायबिटीज़ का जब कंट्रोल होता है, हमल वो वाहिद काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है। इसमें जो डायबिटीज़ का कंट्रोल है वो बहुत मौसर रखना पड़ता है, यानी इतना मौसर कि हम फास्टिंग शुगर कहते हैं 100 से कम होनी चाहिए और पोस्ट मील शुगर 130 से कम होनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन का रेट है वो ड्रॉप करता है, तो हमें बड़े टाइट कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी खातून को हमल है तो हम एक तो बेस लाइन उनका A1C टेस्ट करवाते हैं, फिर हम कुछ केसेस के अंदर 2 हफ्ते बाद, हम नॉर्मली ये देखें ये 3 से 4 माह बाद कराया जाता है, तो हम 2 हफ्ते बाद, कई दफ़े 1 हफ्ते बाद भी करवाते हैं हमल में ताकि उसकी प्रोग्रेस देखा जाए कि ये कंट्रोल हमारा सही। इसको पॉइंट ऑफ केयर कहते हैं, POC। पॉइंट ऑफ केयर होता है कि आप उसको ना आप देख रहे होते कि कंट्रोल कैसा है, ना आप देख रहे होते तशख़ीस कैसा है, आपने देखना है कि इस ख़ास मुकाम पे हमारा कंट्रोल ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो POC का नाम इसको दिया जाता है, पॉइंट ऑफ केयर है। तो इसको हम हफ्ते के बाद भी, 2 हफ्ते बाद भी हम
करवा सकते हैं, रिपीट करवा सकते हैं, ताकि हम देखें कि हमारी कंडीशन जो है पेशेंट की प्रेगनेंसी के अंदर, हमल के अंदर वो कैसी जा रही है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने A1C के मुतालिक बहुत सारी बातें बताई। ये बताइए कि तशख़ीस के लिए A1C के अलावा प्री डायबिटीज़ या टाइप 1 डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ में कोई और भी खून के टेस्ट हैं जो किए जा सकते हैं? A1C के अलावा जो बाकी सिंपल टेस्ट हैं, कुछ अर्सा पहले जो लोग यूरिन के अंदर शुगर को कहते थे, यूरिन में शुगर आ रही है तो उसको डायबिटिक डिक्लेयर कर देते थे। तो यूरिन का शुगर का ये हाल है कि यूरिन का टेस्ट रिलायबल नहीं है। यूरिन में शुगर तब आती है जब आपका शुगर लेवल खून के अंदर 180 मिलीग्राम से ज़्यादा हो, यानी 180 मिलीग्राम ये रीनल थ्रेशोल्ड है, यानी 180 मिलीग्राम से कम अगर शुगर हो तो वो यूरिन के अंदर अपीयर नहीं होती। तो एक शुरू में जब हमारे पास इतने टूल्स अवेलेबल नहीं थे तो हम इसको जो है कि यूरिन के लोग बिलीव करते थे कि इसको हम टेस्ट कर लें, कुछ ना होने से तो बेहतर है। लेकिन अब एक दो किस्म के जो टूल्स अवेलेबल हैं हमारे, एक तो हम ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट करते हैं जो घर में अवेलेबल है, और एक प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल है जो हम वेन से ब्लड को लेके चेक करते हैं। जो ग्लूकोमीटर का जो लेवल है जो वो आपके कैपिलरी ब्लड, यानी वो जो ताज़ा खून होता है उससे आपके शुगर को टेस्ट करता है कैपिलरीज में, और उन फिंगर पे प्रिक के ज़रिए चेक किया जाता है। इसमें ग्लूकोज का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, अच्छा, कैपिलरी ब्लड के अंदर। लेकिन जो स्टेबल ब्लड होता है वो वेन के अंदर होता है, जो वेन से लेते हैं दैट इज़ मोर रिलायबल और मोर प्रेडिक्टिव। तो उसमें हम जो वेन का ब्लड है वो स्टेबलाइज हो चुका होता है, तो उसमें हम जो वो आमतौर पर डायग्नोसिस के लिए हम वेनस ब्लड को या प्लाज्मा ब्लड जिसको कहते प्लाज्मा ग्लूकोज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और कोशिश करते हैं कि डायग्नोसिस को इसी पे बेस करें हम। तो डॉक्टर साहब, ये जो कैपिलरी ब्लड है ये उंगली से वो जो ब्लड ग्लूकोमीटर होता है उससे किया जा सकता है? जी बिल्कुल। और जो वेन से या प्लाज्मा ब्लड है वो यहाँ से लैब में जाके? जी लैब में जाके कर सकते हैं। और ये कैपिलरी ब्लड तो घर में कर सकते, इससे थोड़ा सा आइडिया ज़रूर हो जाता है। अगर किसी ने ग्लूकोमीटर पे शुगर टेस्ट की है, उसकी 200-250 आ गई है, तो वो अलर्ट तो हो जाएगा कि उसको प्रॉब्लम उसके वेन के अंदर भी, वेनस ब्लड के अंदर भी ज़्यादा, तो वो कंफर्मेशन के लिए जा सकते। तो इससे गुड स्क्रीनिंग टूल जो ग्लूकोमीटर है, और स्क्रीनिंग टूल के तौर पर भी यूज़ होता है। और बाज़ का जब हम करते हैं पेशेंट को मॉनिटरिंग, तो वो अपने ग्लूकोमीटर पे करे। ज़ाहिर है वो हर दफ़ा लैब में जाना उसके लिए मुश्किल होगा, तो ग्लूकोमीटर से वो चेक कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, क्या फ़र्क होता है जो लैब में रिज़ल्ट आता है और जो ग्लूकोमीटर में रिज़ल्ट आता है? उन दोनों में लोग कुछ परेशानी का शिकार हो सकते हैं या नहीं होना चाहिए? उनका आपस में मवाजना किस तरह से हम करें? देखिए, जैसे मैंने भी बात की कि जो ये कैपिलरी ब्लड होता है ये चेंजिंग, इसमें ग्लूकोज की लेवल जो चेंज होती रहती है जो आप ग्लूकोमीटर से करते हैं। कुछ देर करें कुछ और होगा, थोड़ी देर में कुछ और होगा, क्योंकि ये रैपिडली इसका रैपिड टर्न ओवर हो रहा होता है। जो वेनस ब्लड होता है इसका वो स्टेबल ब्लड होता है, वो पूरे जिस्म से होके हो चुका होता है और वो उसमें एक स्टेबिलिटी आ चुकी होती है। तो दैट इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर। तो उसके लिए जो वेनस ब्लड है उसको हम ज़्यादा जो है वो उसको उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू इसके कैपिलरी ब्लड वाले ग्लूकोज। ब्लड शुगर फास्टिंग नॉन डायबिटिक, नॉर्मल पर्सन नॉन डायबिटिक में क्या ब्लड शुगर फास्टिंग 8 घंटे के फाके के बाद होनी चाहिए? प्री डायबिटिक में क्या होनी चाहिए और डायबिटिक में क्या होती है? देखिए, जो ब्लड शुगर फास्टिंग है नॉर्मल आदमी की, प्लाज्मा की बात कर रहा हूँ, वो 100 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए, और खाना खा के उसकी जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 140 से कम होनी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर एक ग्रे एरिया है, ग्रे जोन है। अगर किसी की, लेकिन शुगर के लिए पहले हम बताते हैं कि शुगर के लिए क्या होना चाहिए। शुगर में जो शुगर का पेशेंट है, जो ब्लड शुगर डायबिटिक पेशेंट है, उसका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं ये डायबिटिक है, या उसकी रैंडम शुगर 200 मिलीग्राम से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं ये डायबिटिक है। लेकिन इस दोनों, एक तो नॉर्मल और एब नॉर्मल के दरमियान एक ग्रे जोन है जिसको हम बॉर्डर लाइन डायबिटिक कहते हैं। बॉर्डर लाइन डायबिटिक पेशेंट की जो फास्टिंग है
वो 100 और 125 के दरमियान होगी मिलीग्राम के, और जो रैंडम शुगर होगा उनका 140 और 200 के दरमियान जो होगा, तो वो बॉर्डर लाइन होगा। मतलब किसी का रैंडम शुगर 165 है तो ये बॉर्डर लाइन है, अगर किसी की फास्टिंग शुगर 110 है तो ये बॉर्डर लाइन है। तो इसलिए हमें क्लियर कट डिमार्केशन लाइन दे दी गई हैं कि ये नॉर्मल है, ये एब नॉर्मल है, ये बॉर्डर लाइन है। तो ये टेस्ट भी तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है? दोनों, ये तो ऑब्वियसली ये पुराना टेस्ट भी है, टाइम टेस्टेड भी है, और एक और टेस्ट यूज़ किया जाता है कुछ केसेस के अंदर, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें हम मरीज़ को ग्लूकोज पिला के देखते हैं कि उसके वो कितना वो टॉलरेट करता है। 75 ग्राम ग्लूकोज उसको 200 सीसी पानी के अंदर हल करके उसको दे देते हैं। पहले हम बेसलाइन टेस्ट करते हैं प्लाज्मा से, फिर उसका बाद उसका हम 2 घंटे बाद चेक करते हैं। लेकिन इसका कुछ और टेस्ट भी है कि इसको हम आधे घंटे बाद करते, वो नहीं किया जाता, लेकिन 2 घंटे बाद हम आमतौर पे 0 टाइम पे और 2 आवर्स के बाद हम चेक करते हैं। ये सर OGTT जो आपने फरमाया टेस्ट, इसमें क्या रिज़ल्ट आना चाहिए? वैसे ही जो जैसे आपने बाकियों के बताए प्लाज्मा टेस्ट के, या इसमें कोई फ़र्क? वही क्राइटेरिया इस पर इन्वॉल्व होगा कि प्लाज्मा आपका जो है वो 100 से कम हो नॉर्मल आदमी का, और 140 से 2 घंटे बाद 140 से कम हो। तो इस ऊपर जो रीडिंग है वो अब नॉर्मल है या, लेकिन एक भी ये देखिए कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी है कि हमारे इसको दोबारा रिपीट करें कुछ दिन बाद तो फ़र्क आ जाएगा। तो उसमें कुछ इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हीमोग्लोबिन A1C को ही हमने एक डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया। डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम A1C के मुतालिक कुछ बातें और करेंगे, मगर आज के प्रोग्राम में नहीं, अगले प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम को हम A1C की बाबत यहाँ तक ही रखेंगे जी, मगर जो हमें एक स्टोरी आई है जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ की स्ट्रगल और अपनी ब्लड शुगर को कैसे मेंटेन किया है, जी शेयर कीजिएगा। ये डॉक्टर साहब एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको डायबिटीज़ जो है टाइप 1 यानी बहुत ही अवाइले उम्री में, छोटी उम्र में हो गई। अच्छा। मगर फिर कैसे वो लेके चली, ये मैं स्टोरी अंग्रेज़ी में है, साथ में उर्दू में भी उसका कुछ तर्जुमा करके शेयर करता चलूँगा। ये कहानी बाद अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं कि मेरा नाम जवेरिया है, इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। ये सिर्फ 7 माह की थी जब इनको डायबिटीज़ तशख़ीस हुई, इन्फेंसी में यानी। जी हो 7 माह की। और आप जानते हैं डॉक्टर साहब कि इतने छोटे बच्चों को कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो किस तरह अपनी लाइफ को आगे लेके चल सकते। बहुत मुश्किल इन्फेंसी में हुई, और उन्होंने अपना जो बिल्कुल बचपन, अब क्या उम्र है इनकी? अब डॉक्टर साहब 28 साल उम्र है माशाल्लाह। तो उन्होंने अपना सारा बचपन सारा इसी कंडीशन के साथ देखा। ये एक बहुत बड़ी फ़ाइट थी मेरे ख्याल से जो उन्होंने की है। अभी और क्या डॉक्टर साहब ये बता रही हैं कि जब होश संभाला, ख़ुद इंजेक्शन लगाना स्टार्ट किया, तब से अम्मी अब्बू की गाइडेंस के साथ लाइफ चल रही है। लेकिन मैं लाइफ से कुछ ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं थी। अच्छा। हाँ जी, एक तो लोग मुझे बहुत मिजरेबल समझते थे, फिर मैं ख़ुद को बहुत डिसअपॉइंटेड, अपने आप से बहुत डिसअपॉइंटेड थी, मायूस थी, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सी क्वेरीज़ थी, सवाल थे, बहुत से प्रॉब्लम्स, लेकिन मेरी क्वेरी कोई क्लियर नहीं करता था। मैं अपनी होश संभालने के बाद मुझे किसी ने गाइड नहीं किया कि और ना किसी ने एजुकेट किया सिवाय अम्मी अब्बू के, और अम्मी अब्बू को भी ज़्यादा नहीं पता था। वो भी डायबिटीज़ के मुतालिक मुझे ज़्यादा गाइड नहीं कर सकते थे, ज़्यादा नहीं जानते थे। मुझे कोई एजुकेटर चाहिए था, जो कि मैं सेमिनार अटेंड करना चाहती थी, लेकिन रूरल एरिया में, दही इलाके में रहती हैं, दही इलाके में, जिसकी वजह से कुछ अवेलेबल नहीं था। जब मैं अपने डॉक्टर के पास जाती, अपने जनरल प्रैक्टिशनर जीपी के पास जाती, तो डॉक्टर मुझे ठीक से टाइम नहीं देते, मुझे वहमी समझते थे, और मैं अगेन डिसअपॉइंट हो जाती थी। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ जब से आपका शो डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में देखने का मौका मिला फेसबुक पर, 1 साल में मेरी ज़िंदगी रोज़ बरोज़ चेंज होती गई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी HbA1c अब
5.7 है। वाह। मेरे माइंड की हर क्वेरी क्लियर है, कहाँ इंसुलिन लगानी है, कितनी लगानी है, किस वक्त लगानी है, हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हत्ता कि आपने ये भी समझाया कि रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, रीज़न क्या, कैसे डील करना है, सब क्लियर हो गया। सारे टेस्ट जो डॉक्टर इम्तियाज़ बताते हैं मैं अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, क्रिएटिनिन, लिपिड्स, आई चेकअप एट्सेट्रा, हर टेस्ट 3 माह बाद करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर टेस्ट, हर चीज़ नॉर्मल इंसान की तरह होती जा रही है और मुझे हर चीज़ का पता कब, क्या और कितना खाना और कैसे इंसुलिन लगानी और कितनी वॉक करनी है ये पता चलता जा रहा है। डॉक्टर इम्तियाज़, मेरा ख्याल है कि मैं अब एक मॉडल डायबिटिक बन गई हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं। और आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड मॉडल लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई थिंक हर जुमेरात की शाम मुझे लगता है जैसे ईद की शाम है। अच्छा। क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम का वेट करती हूँ, हर दिन एक नई बात सीखती हूँ, उस पर अमल करती हूँ और आपकी जुमेरात के प्रोग्राम में बताई हुई बातों को पूरे हफ्ता रिवाइज़ करती रहती हूँ। उनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आई एम इन लव विद डॉक्टर इम्तियाज़, डॉक्टर एजाज एंड ऑल टीम ऑफ डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान who are giving us these programs of awareness and guidance free of charge. थैंक यू वेरी मच। मुझे जब भी मौका मिला डॉक्टर इम्तियाज़ हसन को ज़रूर विज़िट करूँगी इंशाल्लाह। माई ऑल प्रेयर्स आर फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह पाक ब्लेस यू। बहुत मोटिवेशनल है। देखिए इन खातून को, इस बच्ची को, लड़की को जो है 7 माह की उम्र में शुगर हुई, उस बेचारी को, बेचारी तो नहीं, अब मेरे ख्याल है कि हमें लफ्ज़, जो गलत लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, मेरे ख्याल है कि डायबिटिक पर्सन हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा ज़िंदगी को लेके चली हैं। अपने बचपन जो खेलने कूदने का होता है उन्होंने एक एडिशनल चीज़ को ऐड की और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना सीखा और इंजेक्शन जो है उसको मैनेज करना सीखा। लेकिन इनिशियली ज़ाहिर जैसे बाकी डायबिटिक पेशेंट को प्रॉब्लम होती हैं, इनको प्रॉब्लम हुई, इनको गाइडेंस नहीं मिली। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है बच्चों की डायबिटीज़ के बारे में। हम किसी ने पूरा प्रोग्राम करेंगे टाइप 1 पे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि पेरेंट्स ने गाइड किया, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ कि टाइप 1 में 3 मरीज़ होते हैं, माँ, बाप और जो बच्चा। इनके पेरेंट्स ने अपनी अतल मकदूर कोशिश के साथ इस बच्ची को रेज़ किया और फिर इन्होंने ये किया कि अपनी प्रोग्राम हमारा देखा, जो हम देखा से 1.5-2 साल से कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम की वसातत से हम बहुत सारे फिजिशियन जो अपने पेशेंट्स को टाइम नहीं दे सकते और उनको गाइड नहीं कर सकते, उनको एजुकेट नहीं कर सकते, तो इस प्रोग्राम की वसात से हमारे कुछ, अगर मैं समझता हूँ अगर एक शख्स ने भी अपनी ज़िंदगी इस प्रोग्राम्स की बदल गई तो हमें इसका सिला मिल गया। सिर्फ़ एक आदमी की अगर ज़िंदगी बदल गई तो उसकी ज़िंदगी में तब्दील आ गई, आपको, मुझे और ये हमारी टीम को उसका सिला मिल गया। इस मेरे ख़्याल से आज हमारे लिए भी, उनके लिए ईद का दिन होता है, आज हमारे लिए भी ईद का दिन है। हमें इतनी अच्छी एप्रिसिएशन मिली है, आपको भी, हमें, मुझे भी और हमारी सारी टीम को, जो बड़े डिवोशन के साथ करते हैं। आपको पता है आप खुद इस पे कितनी मेहनत करते हैं, सवाल की सिलेक्शन है, क्योंकि आप बैकग्राउंड नॉलेज भी है तो हम वो चीज़ों को ऊपर लेके आते हैं जिससे हम मरीज़ों का फ़ायदा हो जाता है। तो आई अप्रिशिएट हर एफर्ट्स उन्होंने किया। मेरे ख़्याल से कि ये वो आप अनाउंस कीजिएगा, मेरे ख़्याल से जो हमने हमारा एक सिलसिला है जी, एक हमने अनाउंस किया है अनाम के लिए, उसकी तफसील आप बताएं। मेरा ख़्याल है कि हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे हमारे डायबिटिक पर्सन होंगे जिनके पास बहुत सारी कहानियाँ होंगी हमें सुनाने के लिए, हमें भेजने के लिए, और ये ख़ुद एक रोल मॉडल है। जब ये लाहौर आएँ, कभी हमारे क्लिनिक में आएँ, तो हम चाहेंगे कि ये आके हमारे प्रोग्राम में भी शिरकत करें और लोगों से बात करें।
इनकी वजह से और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। तो ये चिराग से चिराग जलाने वाली बात है, तो चिराग जलता जाएगा। तो मेरे ख्याल से इनको भी इस चीज़ की खुशी होगी जिस तरह आज हम खुशी महसूस कर रहे हैं। ज़बरदस्त डॉक्टर इम्तियाज़ हसन, आपने बहुत ही अच्छा इहाता किया पूरी बात का। मैं डॉक्टर साहब आप ही की वसातत से ये बात कहना चाहूँगा नाजरीन से कि डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की 1996 में डॉक्टर सदाकत ने यहाँ इसी बिल्डिंग में दाग बेल रखी थी और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन तकरीबन उसी वक्त के लगभग यहाँ पे अपनी खिदमत सरअंजाम 99 से डॉक्टर इम्तियाज़ हसन ने भी अपनी खिदमत यहाँ पे सरअंजाम दे रहे हैं। और ये जो सफ़र है तकरीबन कम व बेश 25 साल, 20 साल मेरा तो 20-25 साल का ये जो सफ़र है, इसमें ये आपका जो आज हमें मुरासला मिला है व्हाट्सएप पे, बल्कि उस पर ये जो है हमारा फेसबुक मैसेंजर डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का जो फेसबुक पेज है उसका जो इनबॉक्स है उसमें आपके इस तरह के बहुत से सवालात भी आते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ भी आती हैं, मॉडल डायबिटिक स्टोरीज़ भी आती हैं। तो मैं बज़ात ख़ुद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन को, डॉक्टर सदाकत अली को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा और उनकी तमाम टीम इंक्लूडिंग आवर सेल्स और हमारे जो बाकी दीगर फिजिशियंस और एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स यहाँ पे बैठते हैं, तशरीफ़ रखते हैं, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगा क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की पूरी टीम जो है 6-7 डॉक्टर्स कंसल्टेंट सारे वो जो हैं आपको आउटडोर क्लिनिक सुबह शाम रन कर रहे हैं। और अब ये फैसिलिटी जो है एक्सटेंड होती हुई कराची भी चली गई है जहाँ पे डॉक्टर आसिफ शेख जो हैं वो भी बतौर डायबिटोलॉजिस्ट अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ये जवेरिया फ्रॉम फैसलाबाद जो हैं इनको हम आपने अनाउंस किया था कि कोई गिफ्ट होगा डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की तरफ से, तो ये अगर हमसे रब्ता करें, अपना फ़ोन नंबर हमें लिख के भेजें और हमें अपना एड्रेस, पोस्टल एड्रेस लिख के भेजें तो हम इनको बज़रिया मेल इनका गिफ्ट भेजेंगे। गिफ्ट आप अनाउंस कीजिए। गिफ्ट है कि हमारे पास बड़ा अच्छा क्वालिटी ग्लूकोमीटर है जो इनके लिए काम भी आएगा और अच्छा जिसके मेरे ख्याल से इनकी जो ब्लड शुगर मॉनिटरिंग और बेहतर हो सकेगी और इनको हमारी याद भी दिलाता रहेगा जब भी शुगर टेस्ट करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हालांकि जो इन्होंने एफर्ट किया है ये बिल्कुल उसके शान तो नहीं है, लेकिन इसे टोकन ऑफ थैंक्स और टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हम समझते हैं कि इनकी जो इन्होंने काबिल कदर अपनी जो स्ट्रगल की है, कोशिशें की हैं, एक छोटा सा हमारी तरफ से भी टोकन ऑफ थैंक्स है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज़ हसन। और अभी हम थोड़ी देर के लिए चले जाएंगे कराची जहाँ पे डॉक्टर आसिफ शेख जो हैं वो हमसे अपनी डायबिटीज़ के ऊपर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और ये नाज़िमाबाद में कराची में डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की ब्रांच है, वहाँ पे डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं। डॉक्टर आसिफ शेख फ्रॉम कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर आसिफ अली शेख, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान नाज़िमाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे ओबेसिटी के ऊपर। मोटापा क्या होता है, उसके हेल्थ के ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको कैसे कम कर सकते हैं। ओबेसिटी जो है उसको डिफाइन हम करते हैं एक्सेस बॉडी फैट जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हेल्थ के ऊपर। इसको जो कैटेगराइज हम करते हैं ओबेसिटी को वो BMI के ऊपर करते हैं। तो BMI क्या होता है, कहते हैं BMI वेट, एक किसी भी इंडिविजुअल का अगर हमें BMI निकालना है तो उसके लिए उसका वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर। जो नॉर्मल BMI होता है वो होता है 18.5 से लेके 24.9, 24.9 से लेके 29.9 तक ओवर वेट कहा जाता है। 30 से लेके 40 तक उसको कहते हैं हम ओबेस।
40 से अगर ज़्यादा किसी का BMI है तो उसको एक्सट्रीम ओबेस या मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं। एक ये उसके बाद जो डिपेंड करता है कि अगर किसी पेशेंट का अगर 25 से 24.9 से BMI ज़्यादा है तो वो ओवरवेट है, या उससे ऊपर है तो वो ओबेस है। इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड करता है कि एक बंदा जो है ओवरऑल ओबेस है, तो इसमें हम सब वैरायटी जो ओबेसिटी की होती है वो होती है कि या सेंट्रल ओबेसिटी है या पेरिफेरल ओबेसिटी है, अपर बॉडी ओबेसिटी है या लोअर बॉडी ओबेसिटी है। ज़्यादा जो स्टडीज़ देखी गई हैं उसमें यह है कि अगर जो एब्डोमिनल फैट जिसका ज़्यादा है, जिसकी सेंट्रल ओबेसिटी है, उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, हेल्थ हैज़र्ड्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरल ओबेसिटी। इसके लिए हम ज़्यादा जो इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं वो करते हैं वेस्ट टू हिप सरकमफेरेंस का रेशो। अगर वो मेल्स में 1 से ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी, और फीमेल में अगर 0.85 से ज़्यादा है तो वो फीमेल सेंट्रल ओबेसिटी में आती है। एक रफली अगर हम उसको कहें तो एक दूसरा जो क्राइटेरिया वो आता है वो होता है कि अगर किसी की वेस्ट मेल की 102 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और अगर फीमेल की 88 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो उसको सेंट्रल ओबेसिटी में आता है। फिर एक आता है कि क्या एब्डोमिनल सबक्यूटेनस फैट है या विज़ल फैट है। तो इसमें ज़्यादा देखा गया कि जिनकी विज़ल ओबेसिटी है, जिनमें विज़रास जितने हैं एब्डोमिनल में, उसमें अगर फैट ज़्यादा है तो उसमें इंसुलिन के रेजिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा हैं, उसमें हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हैं। अब इस जो ओबेसिटी है इसका काज क्या है? ये एक मल्टी फैक्टोरियल है। जो मेन फैक्टर जो 40 to 70% ऑफ केसेस में देखा गया वो जेनेटिकल जीन्स का एक था कि मोस्टली जितने 5 टाइप के जीन्स हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं ओबेसिटी में, कोई एक सिंगल जीन नहीं है। तो मतलब हेरिडिटी इसमें ज़्यादा जो है मेजर रोल होता है। दूसरा जो फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसमें ओबेसिटी में आते हैं वो उसमें होते हैं कि ईटिंग बिहेवियर पर्सन टू पर्सन कैसा है। अगर एक पेशेंट कोई भी पर्सन है जिसके ईटिंग बिहेवियर ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सेस खाता है, जिसकी उसकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट एक है और उससे एक्सेस कैलोरीज लेता है तो उसमें ओबेसिटी देखी है। या ऐसे इंडिविजुअल जिनका सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जिनके बिल्कुल जो बैठे रहते हैं ज़्यादातर, कोई उनका एक्सरसाइज वगैरह नहीं है, तो उनमें ओबेसिटी देखी है। अब इसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस ओबेसिटी के मेल में डिफरेंट है, फीमेल में डिफरेंट है। अगर उसी BMI का फीमेल पेशेंट है तो उसके हेल्थ हैज़र्ड्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। जैसे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो इक्वल है दोनों में। गाल स्टोन्स के चांसेस फीमेल में ज़्यादा होते हैं ओबेस में। हाइपरटेंशन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस पेशेंट में। ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो चांसेस हैं वो फीमेल में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। उसके बाद गाल स्टोन्स मैंने आपको बताया। डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 का रिस्क जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है फीमेल में एज़ कम्पेयर टू मेल। उसी BMI का अगर फीमेल होगी तो उसमें ज़्यादा चांसेस होंगे आपके डायबिटीज़ टाइप 2 के। जैसे ही वेट बढ़ेगा उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइप 2 के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिर्फ ये डिजीज़ नहीं, इसके अलावा कुछ कैंसर्स हैं जिनका रिस्क ओबेसिटी के साथ बढ़ जाता है, जिसमें कोलन हो गया, एंडोमेट्रियम है, इनके चांसेस जो है रिस्क बढ़ जाता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, इनका रिस्क बढ़ जाता है। अब इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? इसको हम सिर्फ डाइट से, अगर डाइट से केयर करें तो इतने अच्छे रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। तो पहला स्टेप जो होता है वो तो डेफिनेटली डाइट केयर होता है कि इनमें हम रिकमेंड करते हैं लो कैलोरिक डाइट। जो इनिशिएट हम करते हैं पेशेंट से कि जो नॉर्मल उनकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उससे 600 कैलोरीज जो है हम उनको कम दें। फिर उसमें जो फूड्स ज़्यादातर हम अवॉइड करते हैं वो फैटी मील्स, जिनकी कैलोरिक ज़्यादा हाई कैलोरिक डाइट्स होती हैं, वो रिफाइंड जो हैं शुगर्स हम उनको मना करते हैं। एडेड शुगर्स हमें नहीं देनी चाहिए। तो जो नॉर्मल उसकी रिक्वायरमेंट होती है कैलोरिक की, उससे हमें कम कैलोरीज होती है, लो कैलोरिक डाइट हम इनको रिकमेंड करते हैं। फिर जो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है वो होता है एक्सरसाइज का। तो डेली एक्सरसाइज उनको मेंटेन, एक तो वेट लॉस करना, फिर उसको मेंटेन करना। उसमें सिर्फ इंडिविजुअल डाइट पे हमें अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो उसमें हमें जो सेकंड स्टेप आता है वो एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज उसमें ज़रूरी है, एटलीस्ट हाफ आवर मॉडरेट एक्सरसाइज इसमें रिकमेंडेशंस हैं। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप जो हम आता है वो आता है हमारे पास ड्रग्स का।
मेडिकल ऑप्शन भी है, उसके बाद सर्जिकल ऑप्शन भी आता है। जो ड्रग्स हमारे पास आती हैं वो किन में रिकमेंडेड है? ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिनका BMI मोर देन 30 है, या वो इंडिविजुअल्स जिनका BMI मोर देन 27 है मगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, ओबेसिटी रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसमें ड्रग थेरेपी रिकमेंडेड है। मगर उससे पहले रूल ये कि उन्होंने डाइट केयर और एक्सरसाइज पे एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स डाइट केयर और एक्सरसाइज की हो और एटलीस्ट 5% वेट लॉस किया हो, उनमें रिकमेंडेशंस हैं कि ड्रग की। अगर ऐसे नहीं है तो फिर इतनी अच्छी ड्रग्स के रिजल्ट्स हमें नहीं मिले। ड्रग्स 2 तरह की होती हैं, जो कि एक तो एपेटाइट को रिड्यूस करती हैं और दूसरी जो कि इंटेस्टाइन से लिपिड्स वगैरह की एब्जॉर्प्शन कम करती हैं। उसके हवाले से जो आजकल नई FDA ने रिकमेंड की है, जो कि एक एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है, इंक्रेटिन इफेक्ट जो होता है उसको थोड़ी आगमेंट करती है, उससे वेट लॉस के अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। मगर उनमें जिनमें डाइट और उसके साथ एक्सरसाइज लास्ट 6 मंथ से चल रही हो और 5% वेट रिडक्शन हो, तो उसमें हम ये दे सकते हैं। उसके बाद अगर एक पेशेंट है जिसका BMI मोर देन 40 है, मॉर्बिड ओबेस है, और या उनका 35 से ज़्यादा है BMI और उनको कोई ओबेसिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसमें सर्जरी की इंडिकेशन हम सर्जन्स को रेफ़र करते हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन सर्जरी हमारे पास आती है, डिफरेंट 3 तरह की सर्जरीज होती हैं। जो कॉमन है वो बैरेटिक सर्जरी है, इसके अलावा जो होती है स्लीव गैस्ट्रिक्टोमी वगैरह जो होती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट थर्सडे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ शेख आपका। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में लाहौर स्टूडियो से, डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फोरम से, बिलिंग बेस्ड फेसबुक पेज से डॉक्टर एजाज़ कुरैशी और डॉक्टर इम्तियाज़ हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अगले थर्सडे को ज़रूर हमारा प्रोग्राम देखिएगा, क्योंकि A1C की जो बातचीत हो रही है और कैसे टेस्ट करते हैं अपनी ब्लड शुगर को और किस तरह उसको सही रखते हैं, इस पे डॉक्टर मेरे ख्याल से उसमें हमने कुछ थोड़ी सी चेंज करना चाह रहा था मैं जी। नाज़रीन की भी सजेशन चाहिए कि लास्ट थर्सडे ऑफ एवरी मंथ हम उनकी जो क्वेश्चंस इकट्ठे हुए होते हैं हमें, ठीक है, उनका हम फ़र्दन जवाब भी दें, और बाकी जो हम महीने के जो 3 प्रोग्राम हैं वो हम अपने फॉर्मेट पे चलें। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा डॉक्टर इम्तियाज़, आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। और हम ऐसा ही करेंगे कि नेक्स्ट जो थर्सडे आ रहा है दैट विल बी द लास्ट थर्सडे ऑफ जनवरी जी। तो उसमें हम इंशाल्लाह जितने भी आपके सवालात हैं वो शामिल करेंगे। आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनबॉक्स जो है फेसबुक पेज का डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट का, उस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भेजिए। जो इस महीने में हमारे पास सवाल आए हैं वो भी हम इकट्ठे करेंगे। सारा एक जिसको कहते हैं ना रैपिड फायर सेशन डॉक्टर इम्तियाज़ हसन के साथ करेंगे और ये उनके स्टोरी जवाब भी भेजें जी। हमारा स्टोरी एक और भी शेयर करें जो, और बिल्कुल ये जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं ये भी शेयर करते जाएं, ताकि इनको भी हम ये तवातर से ये सिलसिला जारी रखें। तो फिर वो जो A1C का कुछ हिस्सा है वो हम आगे ले जाएंगे मे बी इन फरवरी, और फिर जो है 14 फरवरी के पास भी आपको कुछ बताएंगे कि किस तरह से आपने प्यार का दिन मनाना है। तो ये सब जारी रहेगा सिलसिला। आज के प्रोग्राम में इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।